वेलकम टू स्टडी अर्थ अगेन। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। अच्छा, बहुत दिनों से 9th क्लास का वीडियोस नहीं बन पाया है ना। चलिए आज हम शुरू करते हैं जहाँ तक हम लोगों ने छोड़ा था। मुझे याद है कि जहाँ तक हम लोग बात किए थे कि टाइप फोर्सेस पे हमने बात करी थी। टेंशन क्या है, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल फोर्स पे बात करी थी, टेंशन फोर्स पे बात करी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स पे बात कर ली थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे बात कर ली थी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस पे हमने बात कर ली थी। इसका ये डिस्कशन ज़रूरी था ताकि हमको लॉज ऑफ मोशन समझ में आए। आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे बात करेंगे। 3 लॉ है, सब लोग जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलिए वन बाय वन हम डिस्कशन करते हैं, है ना, और देखते हैं कि हम लोग किस तरह से चीज़ों को समझ पाते हैं। लेट्स स्टार्ट। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है कि न्यूटन साहब का पहला लॉ क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, स्टेटमेंट सबको मालूम है, फिर से मैं एक बार रिकॉल कर लेता हूं। क्या स्टेटमेंट है कि व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट, व्हेन अ बॉडी इज at rest will be at rest or in motion will be in motion until and unless no external force act on it। बहुत ही सिंपल बात करी मैंने, जरा सा ध्यान देंगे। स्टेटमेंट आप लोग बुक में बहुत बार पढ़ चुके होंगे। क्या लिखा कि व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट, will be at rest or in motion, will be in motion until and unless no external force act on it। कि जब तक कोई बाहर से फोर्स किसी सिस्टम पे न लगे या किसी बॉडी पे न लगे, तब तक उस बॉडी का जो स्टेट है वही रहने वाला है। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक के बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं होता है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर मेरे हाथ में है, ये उस वक्त तक ऐसे ही रहेगा जब तक कि हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। या टेबल पर एक बुक रखी हुई है, वो उस वक्त तक एज इट इज रहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। इन अनदर वे, सपोज कोई बॉल मूव कर रहा है, वो बॉल उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना हो। उसके मोशन में कोई फर्क नहीं आने वाला है। बात समझ रहे हो? तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे नहीं लगता है, उसका जो स्टेट है वैसा ही रहने वाला है। स्टेट ऑफ रेस्ट है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा, स्टेट ऑफ मोशन है तो स्टेट ऑफ मोशन में रहने वाला है। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है। समझ रहे हो? अच्छा, बॉडी रेस्ट में था तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? वेलोसिटी क्या थी उसकी? 0 मीटर पर सेकंड, तभी तो बॉडी रेस्ट में थी। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि वेलोसिटी उसका 10 मीटर पर सेकंड है, तो उस वक्त तक 10 मीटर पर सेकंड रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम नहीं करे। डायरेक्शन में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी, किसी में भी कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है। उसके स्टेट में कोई फर्क नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करे। क्या बात समझ में आ रही है? यानी कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स 0 है, कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। 0 है तो 0 है, या जो भी वेलोसिटी है वही वेलोसिटी आने वाली है। वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है। क्या मतलब कि अगर एक्सटर्नल फोर्स, टोटल एक्सटर्नल फोर्स सिग्मा एफ एक्सटर्नल 0, तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या है बेटा? 0 है,
तो वेलोसिटी क्या होने वाली है? कांस्टेंट होने वाली है, वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन में कोई चेंजिंग नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो है ना। वेलोसिटी के अंदर, सॉरी हमने क्या बोल दिया, एक्सेलरेशन में चेंजिंग की बात नहीं कर रहा था, वेलोसिटी में चेंजिंग की बात कर रहा था। वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं है ना। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं है, और चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन कहते हैं। तो पता ही चला जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में नो चेंज है, कोई चेंज नहीं, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहां से हम न्यूटन्स लॉ को समझने की कोशिश करें, फर्स्ट लॉ को, कि अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 रहने वाला है, वाइस वर्सा। मतलब ये है कि अगर एक्सेलरेशन 0 है किसी सिस्टम का, तो हम कहेंगे कि उसमें जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 0 है। कि अगर एक्सेलरेशन 0 है तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0, या फिर यूं कहते हैं कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी में नो चेंज। प्लीज कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड। इन तमाम चीज़ों को दिमाग जहन के बाजू में बैठा लीजिए। यहीं से न्यूमेरिकल्स में फंसते हैं लोग। बिल्कुल ये बात बिल्कुल आपके जहन में आ जानी चाहिए कि अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन 0 होने वाला है। और एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं। एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है चेंज इन वेलोसिटी। जब भी बात एक्सेलरेशन की आए जहन में तो फौरन समझना चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, विथ टाइम ऑब्वियसली। टाइम तो हम उसको इग्नोर ही नहीं कर सकते, है ना। और हमारे सिलेबस में टाइम कांस्टेंट है, टाइम चेंज सॉरी हमारे सिलेबस में टाइम में कोई वेरिएशन नहीं होता है ना। टाइम तो रहना ही रहना है, हमेशा इंक्रीज करता है वो, टाइम को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी में नो चेंज विथ टाइम। क्लियर है? हम टाइम को बीच में इग्नोर कर देते हैं, वो बाय डिफॉल्ट सब समझिएगा टाइम इज देयर, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0 बेटा तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0, टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0। क्लियर? उसकी उल्टी बात क्या होगी कि अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है तो एक्सेलरेशन भी 0 नहीं होने वाला है, वाइस वर्सा। अब अगर कोई कह रहा है कि इस बॉडी में एक्सेलरेशन है, तो फौरन दिमाग में आना चाहिए कि हाँ कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, तभी तो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन नहीं है, टोटल फोर्स नहीं है, 0 है। एक्सेलरेशन है, कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है ना। ये बात, यही फर्स्ट लॉ था कि अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन विल बी 0, एक्सेलरेशन विल बी 0, टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0। अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स वहां पे है, एक्सटर्नल फोर्स विल बी देयर। अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो एक्सेलरेशन है। कह सकते हैं इस बात को हम लोग। मेरे ख्याल से मामला क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ को बाद में देखें, उससे पहले एक क्वांटिटी हमको जानना है, इसका नाम है मोमेंटम। मोमेंटम को पी से लिखते हैं बेटा, मास इनटू वेलोसिटी। ऑब्वियसली ऊपर में मैंने वेक्टर साइन दिया हुआ है, तो ये बात क्लियर हो गया, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, मास तो स्केलर है ना। तो डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, यूनिट पे जरा बात कर लेते हैं। यूनिट निकालना आपको सिखाया था, कुछ क्वांटिटी की यूनिट आपको याद रखना है, बाकी वहां से सारे का निकल जाएगा। मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो ये जो है मोमेंटम है उसका यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से ध्यान दो मेरे बच्चों, दो क्वांटिटी है यहाँ पे, एक है मास और दूसरा है वेलोसिटी, है ना। उन दोनों को हमने मिला दिया, प्रोडक्ट कर दिया, तो मैंने कहा एक क्वांटिटी हमारी नहीं बनी जिसका नाम हमने मोमेंटम रखा है।
या फिर यूं कहते हैं कि मोमेंटम इज नथिंग, इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हम यूं कहते हैं कि दिस इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कि वेलोसिटी और मास का जो कंबाइंड इफेक्ट है उसी का नाम मोमेंटम है। मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रखता हूं ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर हो। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी मूव करे, एक बाइसिकल है, साइकिल जिसको हम कहते हैं, मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड से मूव किया। ये मान लेते हैं यहाँ पे कोई बॉडी है, मान लें आप ही आपको स्ट्राइक कर दिया। बाइक भी जा रही है, मान लेते हैं उसी स्पीड से, मान लेता हूँ, और वो भी किसी को स्ट्राइक कर दिया। एक ट्रक है, मान लेते हैं, वो भी जा रहा है उसी स्पीड से, वो भी किसी को स्ट्राइक कर दिया। जरा ध्यान देना बच्चों कि स्पीड सबका सेम है, 20 मीटर पर सेकेंड, बाइक की भी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, और ट्रक की भी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड में कोई फर्क नहीं कर रहा, स्पीड सेम है, या वेलोसिटी सेम है, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में मान लेते हैं सेम। तो वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं है, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जिस आदमी को स्ट्राइक कर रहा है, जिस ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक कर रहा है, मान लेते हैं आप ही को स्ट्राइक कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप इस बात को फील करेंगे कि बाइसिकल जो आपको स्ट्राइक करेगा तो उसका इफेक्ट कम होगा, बाइक जो करेगा उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, और ट्रक जो करेगा उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। क्या मतलब हो कि वेलोसिटी तो सबका सेम है, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो पता ही चला केवल वेलोसिटी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, वेलोसिटी के साथ और भी कोई डिसाइडिंग फैक्टर है, तो उसका नाम क्या है, मास। आपको मालूम होना चाहिए बाइसिकल का मास बाइक से कम है, इसलिए बाइक का इफेक्ट ज्यादा था, बाइसिकल का इफेक्ट कम हुआ। ट्रक का मास बाइक से ज्यादा है, तो ट्रक का इफेक्ट ज्यादा है, बाइक का इफेक्ट कम है। वहीं ट्रक की जगह ट्रेन अगर उसी स्पीड से आपको एक्सीडेंट कर जाए, उसी स्पीड से आपको स्ट्राइक कर जाए, तो और ज़्यादा इफेक्ट डालने वाला है। पता ही चला कि मास को इग्नोर नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने कहा कि मास एक फैक्टर तो है। सिमिलरली आप मान लेते हैं कि साहब एक बाइक ही है, दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए एक बाइक जो है शुरू में 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, किसी को स्ट्राइक किया, वही बाइक कुछ देर का स्पीड उसकी बढ़ गई, 40 किलोमीटर पर आवर हो गया, किसी को स्ट्राइक कर दिया। वही बाइक 60 किलोमीटर पर आवर हो गया, किसी को स्ट्राइक कर दिया। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, क्लियर बात है कि बाइक तो सेम है, तो मास भी सेम होगा, बाइक में कोई फर्क नहीं है, मास वही होगा, जो बाइक में हम कोई चेंजिंग नहीं ला रहे, सेम बाइक है। हम फर्क किस में ला रहे हैं, स्पीड में। कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ बेटा कौन ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है, कौन ज़्यादा इफेक्ट डालने वाला है। क्लियर वाली बात है कि इस स्पीड से बाइक ने अगर आपको स्ट्राइक करेगा तो वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है, इससे कम करेगा कम नुकसान पहुंचाने वाला है, इससे करेगा तो और कम नुकसान पहुंचाने वाला है। तो पता ही चला कि केवल मास फैक्टर नहीं है, मास तो भी सेम है, बाइक तो सेम है, पता चला वेलोसिटी भी फैक्टर है। तो पता ही चला कि अब अगर हम इफेक्ट को देखेंगे, हाँ, तो पता ही चला कि इफेक्ट को देखने के लिए हमको दोनों को एक साथ जो है कंसीडर करना पड़ेगा, एक मास को भी और दूसरा वेलोसिटी को भी। तो हमने वहाँ से क्वांटिटी डिफाइन किया जिसका नाम है मास इनटू वेलोसिटी, कंबाइन इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, उसका एक हमने नाम दिया, उसको हम मोमेंटम कहते हैं। जाहिर सी बात है जिस डायरेक्शन में बॉडी जाएगी, जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट भी उसी डायरेक्शन में होने वाला है। इसलिए हमने कहा कि मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होने वाली है। तो यहाँ से मामला क्लियर हो गया कि जो मोमेंटम है दिस इज द कंबाइन इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, कि मास और वेलोसिटी के कंबाइन इफेक्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, मोमेंटम के नाम से जानते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो गया, क्लियर है मामला, कोई दिक्कत, कोई फर्क, कोई परेशानी नहीं। चलिए, तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई मोमेंटम को लेकर। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है क्या, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो क्या होने वाला है। अब तक हम फर्स्ट लॉ ये जान चुके कि अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट।
याद रखिएगा। फर्स्ट लॉ, टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट। टोटल एक्सटर्नल फोर्स नॉट जीरो, एक्सेलरेशन विल नॉट बी जीरो, वेलोसिटी विल नॉट बी कांस्टेंट। अब आइए, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो ये बात तो हमको फर्स्ट लॉ से समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन पैदा होगा, कितना पैदा होगा, किस तरह पैदा होगा, इस पर एक हमारा डिस्कशन होगा। चलिए, तो ये मोमेंटम था कि कंबाइन इफेक्ट था किसका, मास एंड वेलोसिटी का। क्लियर बात है। अच्छा, जरा सा हम अगर देखें एक चीज़ और इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे हम सेकेंड लॉ पे आते हैं। अगर हम बात करें बेटा कि अगर हम यहाँ देखें कि अगर हम वेलोसिटी कांस्टेंट रखें तो मोमेंटम जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ए बॉडी। और मोमेंटम इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही कंसीडर करेंगे हम लोग। हाँ, तो क्या बोला कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है भाई, दो क्वांटिटी का रिलेशन होता है। सपोज x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो क्वांटिटी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। और कैसा डिपेंडेंस है, वो डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब एक अगर डबल होगा तो दूसरा भी डबल हो जाता है, एक अगर हाफ होगा तो दूसरा भी हाफ हो जाता है, एक अगर ट्रिपल होगा तो दूसरा भी ट्रिपल हो जाता है। ऐसा अगर रिलेशन दोनों क्वांटिटी में मेंटेन है तो हम कहते हैं दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक को अगर हम डबल करते हैं तो दूसरा भी डबल हो जा रहा है, एक को अगर हम हाफ करते हैं तो दूसरा भी हाफ हो जा रहा है, एक को अगर हम ट्रिपल कर रहे हैं तो दूसरा भी ट्रिपल हो जा रहा है। तो हम कहते हैं ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो अब आ जाओ, मैंने कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। जाहिर सी बात है वेलोसिटी कांस्टेंट रखेंगे जब हम मास पे स्टडी करें, है ना। तो अगर मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पता ये चला कि मास अगर किसी सिस्टम का डबल कर दें, किसी बॉडी का डबल कर दें, तो उसका मोमेंटम भी डबल हो जाएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं, तभी हमें उसको हम स्टडी कर पाएंगे। तो पता ही चला कि जो मोमेंटम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। तो इसका मतलब मास अगर डबल हो गया, है ना, तो इसका मतलब मोमेंटम भी डबल हो जाएगा। मास अगर हाफ हो गया तो मोमेंटम भी हाफ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी 20 kg का है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। एक बॉडी जो 40 kg का है ना, तो 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। हमको मोमेंटम निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट समझ जाएंगे कि यहाँ पर हम देखें एक क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, दैट इज वेलोसिटी, है ना, क्योंकि दोनों का कंबाइन इफेक्ट है। एक को फिक्स रखेंगे तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ देखें कि मास क्या हो गया बेटा, डबल हो गया, तो इसका मतलब मोमेंटम भी डबल हो जाने वाला है, इसलिए हम कह रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या फिर दूसरा बॉडी हम ले लें, 10 kg का कोई बॉडी उसी स्पीड से जाए, है ना साहब, 20 मीटर पर सेकंड से ही जाए, तो हम बोलेंगे कि अब इससे भी कंपेयर कर सकते हैं या इससे भी कंपेयर कर सकते हैं। इससे कंपेयर करेंगे तो हाफ हो गया, तो जाहिर सी बात है मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसके हाफ हो जाएगा। पहला वाला जो बॉडी है मान लो ए, दूसरा बॉडी बी सी, और तीसरा बॉडी सी है, तो ए का जितना मोमेंटम होगा सी का मोमेंटम उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि मास हाफ हो गया, वेलोसिटी वही है। या इससे कंपेयर करें तो इसका कितना हो गया, 1/4 हो गया, तो इसका मतलब इसका बी का जो मोमेंटम होगा सी का मोमेंटम उसका 1/4 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, इसका मतलब मास को फिक्स रखेंगे हम, तो वेलोसिटी अगर डबल कर देंगे तो मोमेंटम भी डबल हो जाएगा। वेलोसिटी को अगर हाफ कर देंगे तो मोमेंटम भी हाफ हो जाएगा। वेलोसिटी को अगर ट्रिपल कर देंगे तो मोमेंटम भी ट्रिपल हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं जो याद रखेंगे। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, न्यूमेरिकल पर हम क्लास ही लेंगे, पूरा न्यूमेरिकल ही कराएंगे। पहले मैं थ्योरी आपको चाहता हूँ कि क्लियर हो जाए। तो थ्योरी में इतनी सारी बातें हो गई कि जो कंबाइन इफेक्ट है मास और वेलोसिटी का उसको मोमेंटम कहते हैं। और पहली बात ये हुई थी कि अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। इतनी बातें याद रखिएगा। कल हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे कि आखिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन है क्या, कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो ये बात तो फर्स्ट लॉ से क्लियर हो चुका है कि एक्सेलरेशन होने वाला है, कैसे होगा, कितना होगा, उस पर हम बात करेंगे। फिर जो है हम लोग थर्ड लॉ पे आएंगे, फिर आगे की बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारा जो है ऑफलाइन क्लास भी चलता है, आप वहाँ भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।